हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो ये वीडियो है रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका 28 से 30 अप्रैल 2025 के बीच में कंडक्ट होने वाला है। हिंदी एग्ज़ाम आपका 246 डिफरेंट वैकेंसीज़ के लिए ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट हो रहा है। सो इस एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल पे ये सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में सब्जेक्ट हमारा रहेगा फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से बनने के चांसेस रहेंगे। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट अराउंड 26 सब्जेक्ट्स को हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको फार्मर रिसर्चर यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप चेक कर सकते हैं। एंड आज की वीडियो फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस जो है हमारी रहने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वहाँ पे काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया कि ये सब्जेक्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इज रिलेटेड टू सेफ्टी एंड एफिकेसी। क्लिनिकल ट्रायल का कौन सा ऐसा फेज है जो कि सेफ्टी एंड एफिकेसी के साथ रिलेटेड है। तो बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल के 5 फेजेस बेसिकली रहते हैं, जिसमें से पहला फेज आता है आपका प्री क्लिनिकल फेज। ये प्री क्लिनिकल फेज जो कि लेबोरेटरी स्टडीज में रहती है। देन आता है आपका फेज 1। फेज 1 इज रिगार्डिंग द सेफ्टी। फेज 2 जो है, फेज 2 आपका सेफ्टी एंड डोजिंग के रिगार्डिंग रहता है, फेज 2। फेज 3 जो है ये आपका सेफ्टी एंड एफिकेसी के रिगार्डिंग रहता है। एंड द फेज 4 जो है ये आपका पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी एंड एफिकेसी। बेसिकली पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, जब ड्रग आपको मार्केट में पहुंच जाता है उसके बाद जो सेफ्टी एंड एफिकेसी देखी जाती है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन अदर चीज़ें, तो आपकी फेज 4 में आती है। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है सेफ्टी एंड एफिकेसी के साथ कौन सा डील करता है। सो इट इज़ फेज 3। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी अलग अलग वेज में पूछा जाता है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स में इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम स्टडी करते हैं एंड प्रीवियसली भी हमने काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्री क्लिनिकल स्टडी इंडिकेट्स द यूज ऑफ होल ऑर्गेनिज्म और एनिमल फॉर एन एक्सपेरिमेंट। सो प्री क्लिनिकल स्टडी का कौन सा ऐसा टाइप है जिसमें कंप्लीट मीन्स पूरा पूरा एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सो ये आपका प्री क्लिनिकल स्टडी टाइप रहता है इन वीवो स्टडीज़। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। दूसरा आपका जो मेनली 3 बेसिक टाइप की प्री क्लिनिकल स्टडीज़ रहती हैं, इन विट्रो, इन विवो एंड एक्स विवो। इन विवो को हमने देख लिया। इन विट्रो की बात करूँ, सो इन विट्रो में क्या करते हैं, इसमें भी आपका एनिमल यूज़ किया जाता है, लेकिन कंप्लीट एनिमल यूज़ नहीं होता है। एनिमल का एक टिश्यू या ऑर्गन जो है उसको आइसोलेट किया जाता है एंड उसको मेंटेन किया जाता है बॉडी फंक्शंस के अकॉर्डिंगली एंड देन उसमें केमिकल इफ़ेक्ट्स को या ड्रग इफ़ेक्ट्स को चेक किया जाता है। बेसिकली आपने फार्माकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट किया होगा कॉलेज टाइम पे, जिसमें ऑर्गन बाथ्स का हम यूज़ करते हैं, जिसमें ऑर्गन टिश्यूज़ जो है वो आप लेते हैं एंड उसमें प्रोसीजर चेक करते हैं। सो वो आपका इसमें आता है इन विट्रो स्टडीज़ में। देन आता है आपका एक्स विवो स्टडीज़। सो एक्स विवो स्टडीज़ जो हैं ये आपकी परफॉर्म होती हैं इन विवो एंड उसके बाद इनको एनालाइज़ किया जाता है इन विट्रो। मीन्स जो ऑर्गन्स रहते हैं एनिमल्स के, उसको बॉडी से डिटैच किया जाता है एंड रिप्लेस कर देते हैं जब एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म हो जाता है। तो ये आपका एक्स विवो स्टडीज़ में रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस नॉन क्लिनिकल स्टडीज एक्सप्लेन्स अबाउट। सो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस जीएलपी के अकॉर्डिंगली जो नॉन क्लिनिकल स्टडीज हैं वो किस चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं। सो नॉन क्लिनिकल स्टडीज बेसिकली एक्सप्लेन्स अबाउट सेफ्टी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, जेनोटॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी, इसके अलावा जनरल टॉक्सिकोलॉजी, लोकल टॉलरेंस, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी। सो ये डिफरेंट चीज़ें जो है वो आपकी नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ में एक्सप्लेन होती हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ रिक्वेस्ट फॉर एन एग्जाम्पशन फ्रॉम द फेडरल स्टेट्यू दैट बैन्स एन अनअप्रूव्ड ड्रग फ्रॉम बीइंग डिलीवर्ड इन इंटर स्टेट कॉमर्स।
सो इसमें आईएनडी दैट इज इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ये एक ऐसी रिक्वेस्ट होती है एग्जेम्पशंस के लिए फ्रॉम द फेडरल स्टेट्यू, जो कि बैन करता है एक अनअप्रूव्ड ड्रग को फ्रॉम बीइंग डिलीवर्ड इन इंटरस्टेट कॉमर्स। तो ये मार्केट में लॉन्च होने से बैन कर देता है। सो ये आपकी आईएनडी रहती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दैट मस्ट बी फाइल्ड टू द एफडीए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अप्रूवल टू मार्केट अ न्यू ड्रग इन द यूएस। यूएस में अगर किसी नए ड्रग को मार्केट करना है, उसके लिए अप्रूवल चाहिए है, तो एफडीए में कौन सा एक डिटेल डॉक्यूमेंट जो है वो फाइल किया जाता है। सो इसमें आपका एनडीए जो है फाइल होता है, दैट इज न्यू ड्रग एप्लीकेशन। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रेगुलेशन अप्लाई टू एएनडीए प्रोसेस इंक्लूड्स बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस रिक्वायरमेंट्स। सो इनमें से कौन सी रेगुलेशन जो है वो एएनडीए यानी कि एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन प्रोसेस में अप्लाई होती है, जिसमें बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। सो दिस रेगुलेशन इज 21 CFR 320। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड CFR इज कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। बाकी जो 21 CFR 314 रहती है, इट इज रिगार्डिंग द एप्लीकेशन, इट इज रिगार्डिंग द एप्लीकेशन टू एफडीए अप्रूवल। किसके लिए? एप्लीकेशन टू एफडीए अप्रूवल टू मार्केट अ न्यू ड्रग और एंटीबायोटिक ड्रग। एंड 21 CFR 310 ये सिंपली न्यू ड्रग्स के लिए आपकी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा 2 ऑफ एएनडीए सबमिशन इंक्लूड्स। तो एएनडीए सबमिशन का जो पैरा 2 है वो क्या इंक्लूड करता है? तो बेसिकली एएनडीए सबमिशन एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन सबमिशन में 4 पैराज रहेंगे। क्या इंक्लूड करते हैं? जो आपका पैरा 1 रहता है वो इंक्लूड करता है नो लिस्टेड पेटेंट्स, ये आपका किसमें आएगा? पैरा 1 में आएगा। देन लिस्टेड पेटेंट्स हैज एक्सपायर्ड, ये आपके पैरा 2 में आएंगे। देन पेटेंट, यहाँ पे पेटेंट रहेगा, पेटेंट विल एक्सपायर ऑन पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट पे आपका पेटेंट एक्सपायर होगा, ये किसमें आएगा? ये आपका आएगा पैरा 3 में। एंड पेटेंट विल इनवैलिड और नॉट बी इन्फ्रिंज्ड बाय द ड्रग फॉर विच अप्रूवल सॉट। सो ये आपका पैरा 4 में रहेगा। ठीक है, तो ये 4 पैरा रहते हैं, इनको आपको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पैरा 2 पूछा गया है, पैरा 2 आपका रहेगा लिस्टेड पेटेंट्स हैज एक्सपायर्ड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीए रिक्वायर्ड सबमिशन ऑफ। सो एनडीए में किस चीज़ की सबमिशन रिक्वायर्ड रहती है? तो न्यू ड्रग एप्लीकेशन के लिए आपका वेल कंट्रोल्ड क्लिनिकल स्टडीज होनी चाहिए टू डेमोन्स्ट्रेट इफेक्टिवनेस, प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल डाटा होना चाहिए सेफ्टी को शो करने के लिए, डिटेल्स होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग के रिगार्डिंग, एंड प्रपोज एनोटेड लेबलिंग होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट आपकी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं और सबमिशन ऑफ एनडीए से। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ एक्सक्लूसिविटी फॉर ऑर्फन ड्रग्स इज। ऑर्फन ड्रग्स की एक्सक्लूसिविटी के लिए क्या टर्म होती है? सो इसके लिए टर्म रहती है 7 ईयर्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके अलावा कुछ और चीज़ें रहती हैं, जैसे आपकी न्यू केमिकल एंटिटी है, कौन सी रहेगी? न्यू केमिकल एंटिटी है। सो न्यू केमिकल एंटिटी के लिए आपकी जो टर्म ऑफ एक्सक्लूसिविटी रहेगी वो 5 ईयर्स रहेगी। एंड जो आपकी पेडियाट्रिक एक्सक्लूसिविटी रहती है, पेडियाट्रिक जो कि बच्चों के रिगार्डिंग रहेगी, उसमें 6 मंथ्स एडिशनल आपकी टर्म ऑफ एक्सक्लूसिविटी रहेगी। जो आपकी पेटेंट चैलेंज रहेगा, पेटेंट चैलेंज के लिए टर्म रहेगी, पेटेंट चैलेंज के लिए ये आपकी 180 डेज रहती है। तो ये 3-4 चीज़ें आप इसमें याद रख सकते हैं टर्म्स ऑफ एक्सक्लूसिविटी के रिगार्डिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ सीटीडी इज। सीटीडी की फुल फॉर्म रहती है कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस फॉर एप्लीकेशन डोजियर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन यूरोप, जापान एंड द यूएस। सो इनमें से कौन सा एक सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन है डोजियर्स की एप्लीकेशन के लिए, अगर आपको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करवाना है यूरोप, जापान एंड यूएस में? तो ये आपका सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन रहती हैं कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।
इसके अलावा जो अदर यहाँ पे दिया गया है जैसे एशियन कॉमन टेक्निकल डोजियर, यहाँ पे फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है, एएसटीडी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, सीसीटीडी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, डीएमएफ ड्रग मास्टर फाइल, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी फुल फॉर्म्स आपको एटलीस्ट याद रखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट इज सेगमेंटेड इनटू 5 मॉड्यूल्स, मॉड्यूल 5 इंक्लूड्स। जो आपका कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी प्रीवियसली पूछे गए हैं। तो इस टाइप के आपको मॉड्यूल्स हैं, सेगमेंटेशंस हैं, ये आपको डेफिनेटली याद रखती हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। सो इसमें आपके 5 मॉड्यूल्स रहते हैं। जो मॉड्यूल नंबर 5 है उसमें क्या चीज़ रहेगी? सो मॉड्यूल नंबर 5 में क्या रहता है? सो मॉड्यूल नंबर 5 में आपका क्लिनिकल स्टडीज़ रिलेटेड डाटा रहेगा, सेफ्टी एंड एफिकेसी वाला। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 5 मॉड्यूल होते हैं, 5 मॉड्यूल्स में क्या-क्या चीज़ें रहती हैं? सो फर्स्ट मॉड्यूल जो है, उसमें आपका क्या रहेगा? फर्स्ट मॉड्यूल में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रिस्क्राइबिंग इन्फॉर्मेशन रहेगी। कौन-सी? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रिस्क्राइबिंग इन्फॉर्मेशन, ये आपकी मॉड्यूल 1 में रहेगी, जो कि आपकी रीजन स्पेसिफिक होगी। देन जो आपका मॉड्यूल 2 रहता है, उसमें ओवरव्यू एंड समरी रहती है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की। बेसिकली ये समरी रहेगी जो मॉड्यूल 3 टू 5 में आएगा, उस सारी चीज़ की समरी इसमें यहाँ पे रहेगी। देन जो आपका मॉड्यूल 3 रहता है, ये आपका मॉड्यूल 2 आ गया। मॉड्यूल 3 में क्या रहेगा? मॉड्यूल 3 में आपका क्वालिटी रिलेटेड डाटा आ जाता है। क्वालिटी रिलेटेड डाटा आ जाता है जिसमें फार्मास्यूटिकल डॉक्यूमेंटेशन पार्ट रहेगा। देन जो आपका मॉड्यूल 4 रहेगा उसमें प्री क्लिनिकल यानी कि नॉन क्लिनिकल रिपोर्ट्स, इसमें फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी रिलेटेड डाटा इसमें रहने वाला है, ये आपका मॉड्यूल 4 में रहेगा। एंड मॉड्यूल 5 हमने देख लिया, इसमें क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स रहेंगी जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स, इसमें सेफ्टी एंड एफिकेसी डाटा रहता है। तो ये 5 मॉड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ सबमिटिंग रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न्ड हेल्थ अथॉरिटीज। तो इनमें से कौन सी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन को सबमिट करने के लिए, जिस भी आपको कंसर्न हेल्थ अथॉरिटी में सबमिट करना है? सो दिस वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड जो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट रहता है, ये सबमिशन के प्रोसेस को भी काफ़ी सिंप्लीफाई करता है, क्योंकि इसमें सारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का यूज़ रहता है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्वालिटी इज इंक्लूडेड इन विच मॉड्यूल ऑफ ईसीटीडी? ईसीटीडी हमने अभी देखा, ईसीटीडी इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। इसके किस मॉड्यूल में इंफॉर्मेशन दी गई है रिलेटेड टू क्वालिटी? सो इसमें अगर हम बेसिकली देखें तो ईसीटीडी में भी आपके 5 मॉड्यूल्स रहते हैं। एंड जो आपका मॉड्यूल नंबर 3 रहेगा, मॉड्यूल 3, इसमें आपकी इंफॉर्मेशन दी गई है रिलेटेड टू क्वालिटी। अब इसमें पांचों मॉड्यूल्स देख लेते हैं किस मॉड्यूल में कौन सी टाइप की इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जो मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 1 में आपका रीजन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी गई है, रीजन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। मॉड्यूल 2 में समरी डॉक्यूमेंट्स है, ऑलमोस्ट सिमिलर है सीटीडी के रिलेटेड ही। देन मॉड्यूल 3 हमने देख लिया। मॉड्यूल 4 में नॉन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स हैं, इसमें नॉन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स रहेंगी। एंड जो मॉड्यूल 5 आपका रहेगा, मॉड्यूल 5 में आपकी क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स रहेंगी। ठीक है, सिमिलर टू सीटीडी। सो ये आपके 2-3 चीज़ें काफ़ी सिमिलर इसमें रहने वाली है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dash is a guideline of agreed upon common format for the preparation of well-structured common technical dossier application. What will be submitted to Asian regulatory authorities for the registration of pharmaceuticals and biologics for human use? सो जो भी फार्मास्यूटिकल्स हैं या बायोलॉजिक्स हैं ह्यूमन यूज़ के लिए, जब उनकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो उसमें आपके एक वेल स्ट्रक्चर्ड कॉमन टेक्निकल डोज़र एप्लीकेशन सबमिट होंगी एशियन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में। सो उसमें एक वेल स्ट्रक्चर्ड कॉमन टेक्निकल डोज़ियर होना चाहिए, ठीक है? सो इसके रिगार्डिंग एक गाइडलाइन रहती हैं जिसके ऊपर सारे के सारे जो है वो कॉमन फॉर्मेट पे एग्री करते हैं। ठीक है, सो ये गाइडलाइंस कौन सी गाइडलाइंस रहती हैं? सो दिस वन इज अ एशियन कॉमन टेक्निकल डोजियर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The ACTD is organized into 4 parts. Part 1 include ACTD क्या है? So ACTD is Asian Common Technical Dossier, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। इसमें आपका पूछा गया है कि जो पार्ट 1 है वो क्या इंक्लूड करता है। इसमें अगर हम पार्ट्स की बात करेंगे तो इसमें 4 पार्ट्स रहते हैं। सिमिलर ही रहेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे रहेगा, बाकी पूरा-पूरा सिमिलर है। ठीक है? 4 पार्ट हैं, जो पहला पार्ट रहता है उसमें कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। पार्ट 2 में क्वालिटी आ जाती है फॉर ऑल कैटेगरीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स, ये आपका पार्ट 1 में आएगा, ये आपका पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 में आपका नॉन क्लिनिकल डाटा रहेगा इनोवेटर ड्रग के लिए, न्यू केमिकल एंटिटी या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए। एंड जो आपका पार्ट 4 रहेगा, पार्ट 4 में आपका क्लिनिकल डाटा रहेगा। ये भी सेम आपका इनोवेटर ड्रग के लिए या न्यू केमिकल एंटिटी के लिए या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए। यहाँ पे पार्ट 1 पूछा गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में आपको मिलेगा। हियर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा 2 सर्टिफिकेशन ऑफ द पेटेंट सर्टिफिकेशन अंडर हैच वैक्समैन एक्ट स्टेट्स है। जो आपकी पेटेंट सर्टिफिकेशन रहती है अंडर हैच वैक्समैन एक्ट, उसमें जो पैरा 2 सर्टिफिकेशन है वो क्या स्टेट करती है? ये स्टेट करती है कि पैरा 2 है, तो पैरा 2 में कि सच पेटेंट हैज़ एक्सपायर्ड, इट स्टेट दैट कि जो पेटेंट है वो एक्सपायर हो गया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें भी आपके 4 पैरा सर्टिफिकेशन रहती हैं। जो पैरा 1 सर्टिफिकेशन रहती है, पैरा 1 सर्टिफिकेशन वो डिनोट करती है कि जो रिक्वायर्ड पेटेंट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू पेटेंट हैज़ नॉट बीन फाइल्ड, वो फाइल नहीं हुई है। जो आपकी थर्ड पैरा है, ठीक है, थर्ड पैरा है वो स्टेट करता है दैट सच पेटेंट विल एक्सपायर ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट पे ये पेटेंट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। एंड पैरा 4 जो है ये आपका डिनोट करता है कि सच पेटेंट इज इनवैलिड और विल नॉट बी इन्फ्रिंज्ड बाय द ड्रग फॉर विच अप्रूवल इज बीइंग सॉट। ये आपके 4 पैराज रहते हैं। जो पैराज वाला पार्ट है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है अदर एरियाज में भी। तो एक आप कॉमन फॉर्मेट आप फॉलो कर सकते हैं, अगर सिमिलर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिमिलर वे में आप आंसर जो है वो इवैल्यूएट कर पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लिस्ट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एनी बायोसिमिलर एंड इंटरचेंजेबल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइसेंस बाय एफडीए अंडर द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एक्ट, द पीएचएस एक्ट। ये आपकी एक पर्पल बुक रहती है, पर्पल बुक होती है जो कि जिसमें आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लिस्टेड है, जिसमें आपका कोई भी बायोसिमिलर आ सकता है या इंटरचेंजेबल बायो प्रोडक्ट्स आ सकते हैं जो कि लाइसेंस हुए हैं बाय एफडीए के सेक्ट के अंदर अंडर द पब्लिक हेल्थ सर्विस एक्ट। ये किस में आएंगे? पर्पल बुक में आते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFR 211 रेफर्स टू, CFR 211 क्या रहेगा? CFR 211 इज कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस 211। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बेसिकली जो आपका कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस है, इसमें आपके टोटल 50 टाइटल्स हैं। ठीक है, ये आप स्टडी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको मटेरियल चाहिए तो ये आई थिंक 2019 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस किया है, उसमें इसके रिगार्डिंग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है, तो वहाँ पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं। रिमेनिंग कुछ ओवरव्यू मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ। जैसे कि इसमें सीएफआर में टोटल 50 टाइटल्स हैं, जिसमें से जो आपका टाइटल नंबर 21 है, वो आपका फूड एंड ड्रग्स के रिगार्डिंग है, जो कि हमारे काम का मीन्स फार्मेसी रिलेटेड है। ठीक है, अब जो ये टाइटल नंबर 21 फूड एंड ड्रग्स के रिगार्डिंग है, इसमें भी आपके डिफरेंट डिफरेंट सब चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे सब चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, इसमें अगर ओवरऑल की बात करूँ तो इसमें आपके 21 में 3 चैप्टर्स आएँगे, ठीक है? 3 चैप्टर्स रहेंगे एंड 3 चैप्टर्स में से जो हमारे काम का चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 1, जिसमें आपका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आता है। एंड इस चैप्टर 1 में आपके फर्दर सब चैप्टर्स हैं। उन सब चैप्टर्स में हमारे काम का है सब चैप्टर नंबर 3, ठीक है? सब चैप्टर नंबर 3 काम का है, जो कि आपका ड्रग्स के रिगार्डिंग है, जो आपके जनरल यूज़ के लिए रहेंगे, ठीक है? इसी में जो आपका 211 पार्ट है, वो है रिगार्डिंग करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ये 211 अगर सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन बनता है
तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि 211 जो है वो किसके रिगार्डिंग रहता है। तो 211 आपका करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल्स के लिए रहेगा। पीडीएफ्स में आपको नहीं मिलेगा। जो आप क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ्स है वहाँ पे आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप क्रॉस चेक के लिए देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 3 ऑफ ड्रग मास्टर फाइल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। सो जो आपकी ड्रग मास्टर फाइल है उसमें टाइप 3 जो है वो किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो आपकी ड्रग मास्टर फाइल है ये बेसिकली क्या रहती है। ड्रग मास्टर फाइल आपकी एफडीए में सबमिशन के लिए रहेगी, जो कि कॉन्फिडेंशियल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग, प्रोसेसेस के रिगार्डिंग, आर्टिकल्स के रिगार्डिंग प्रोवाइड करेगी। ये सारी चीज़ें किस में यूज़ होंगी? ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेसिंग में, पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग जो हुई है ह्यूमन ड्रग प्रोडक्ट्स के लिए, उसके लिए जो भी फैसिलिटीज़, प्रोसेसेस, आर्टिकल्स यूज़ हुए हैं उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी डीएमएफ में, डीएमएफ के थ्रू जो है वो सबमिट होती है एफडीए में, जिसमें आपके 5 बेसिकली टाइप्स रहेंगे। जिसमें हमें टाइप 3 पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन 2019 में आई थिंक ये पूछा गया था, ये 2016 में पूछा गया था, ये आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये पर्टिकुलर टॉपिक। इसमें आपका जो टाइप 3 है वो आपका रहेगा रिगार्डिंग द पैकेजिंग मटेरियल। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब इसमें जैसे मैं आपको बताया इसमें 5 टाइप्स रहेंगे। जो आपका टाइप 1 है वो किसके रिगार्डिंग रहेगा? ये आपका रहेगा मैन्युफैक्चरिंग साइट, फैसिलिटीज़, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड पर्सनल के रिगार्डिंग। ये आप एक बार नोट डाउन कर लेना। मैन्युफैक्चरिंग साइट, फैसिलिटीज़, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड पर्सनल। जो आपका टाइप 2 रहेगा, ठीक है, जो आपका टाइप 2 रहेगा, वो रहेगा रिगार्डिंग द ड्रग सब्सटेंस। ये रहेगा रिगार्डिंग द ड्रग सब्सटेंस इंटरमीडिएट एंड मटेरियल यूज्ड इन देयर प्रिपरेशन और ड्रग प्रोडक्ट्स। ड्रग प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है, वो आपका टाइप 2 में रहेगा। टाइप 3 हमने देख लिया पैकेजिंग मटेरियल। टाइप 4 जो है, टाइप 4 में आपका आएगा एक्सिपिएंट्स, कलरेंट, फ्लेवर, एसेंस और मटेरियल जो कि इनकी प्रिपरेशन में यूज़ हो रहा है। ठीक है? ये आपका टाइप 4 में आएगा। एंड जो आपका टाइप 5 रहता है, टाइप 5 में आपका रहता है एफडीए एक्सेप्टेड रेफरेंस इन्फॉर्मेशन। जो एफडीए एक्सेप्टेड रेफरेंस इन्फॉर्मेशन है वो आपकी टाइप 5 में रहेगी। पाँचों टाइप आपकी इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हाई रहेंगे। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग डिस्कवरी इन्वॉल्व्स। ड्रग डिस्कवरी जो है इसमें आपका आइडेंटिफिकेशन आता है कैंडिडेट्स का, सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन, स्क्रीनिंग एंड एस्से फॉर थेरेप्यूटिक एफिकेसी। ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेजेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी इन्वॉल्व्स। जो ड्रग डिस्कवरी के स्टेजेस हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। इसमें आपका टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड टारगेट वैलिडेशन आएगा, लीड आइडेंटिफिकेशन आएगी, प्री क्लिनिकल सेफ्टी एंड क्लिनिकल ट्रायल्स आएंगे। ये सारे स्टेजेस रहते हैं ड्रग डिस्कवरी के। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट की स्टेप इन द ड्रग डिस्कवरी चैनल इज। ड्रग डिस्कवरी चैनल में पहला स्टेप कौन सा है? इसमें पहला स्टेप आपका रहता है टारगेट आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटेशंस ऑफ ड्रग टारगेट्स आर। ड्रग टारगेट्स की लिमिटेशंस क्या क्या हैं? ड्रग टारगेट्स की लिमिटेशन में आ जाएगा कि मोर स्पेसिफिक ड्रग दैट एम्स टू द टारगेट साइट में डिस्टर्ब द बॉडीज होमोस्टेसिस। एक ऐसा ज़्यादा स्पेसिफिक ड्रग जो है जो कि टारगेट साइट को एम करेगा, वो बॉडी की होमोस्टेसिस यानी बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। द रिलेशनशिप बिटवीन अ ड्रग एंड इट्स टारगेट इज नॉट 1 to 1 बट 1 to many। जो ड्रग का टारगेट के अगेंस्ट रिलेशन है वो 1 to 1 नहीं है, 1 to many है। मीन्स आपका ड्रग जो है बॉडी में सिर्फ एक ही रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा, सिमिलर टाइप के रिसेप्टर अगर उसे और मिलेंगे तो वहाँ पे भी वो जाकर के बाइंड कर सकता है। Then a drug target is disease dependent means that every target is involved in spectrum of disease। ये भी आपके एक लिमिटेशंस रहेगी ड्रग टारगेट्स में। ये सारी की सारी आपकी लिमिटेशंस में आएंगी। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टारगेट वैलिडेशन प्रोसेस इंक्लूड। टारगेट वैलिडेशन प्रोसेस में डिस्कवरी आ जाती है बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ इंटरेस्ट की,
इवैल्यूएशन आ जाएगी इसके पोटेंशियल की एज अ टारगेट, परफॉर्मिंग स्क्रीनिंग टू फाइंड हेयर्स। सो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी, टारगेट वैलिडेशन प्रोसेस में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीड्स आर ऑप्टिमाइज फॉर। सो लीड्स जो है वो आपकी ऑप्टिमाइज होती हैं फॉर एफिकेसी एंड पोटेंसी इन विट्रो एंड इन विवो, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, फार्माकोकाइनेटिक एंड टॉक्सिकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। सो ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी जिसके लिए लीड्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट इंक्लूड्स। तो प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट्स क्या इंक्लूड करती हैं? सो इन दे इंक्लूड द डेवलपिंग मेथड ऑफ लार्ज स्केल सिंथेसिस, दे इंक्लूड द एनिमल सेफ्टी स्टडीज, एलिमिनेशन एंड मेटाबॉलिज्म स्टडीज। तो ये दोनों चीज़ें आपकी प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट में आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर एक्सपेंडेड कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड ट्रायल्स। एक्सपेंडेड कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड ट्रायल्स आपके फेज 3 रहते हैं एंड फेज 3 के बाद ही आपका जो है वो एनडीए सबमिशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग अ न्यू ड्रग इज। अगर किसी नए ड्रग को डेवलप करना है उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड रहता है? सो इट रिक्वायर्स अराउंड 12 टू 15 ईयर्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बट 12 टू 15 ईयर्स लगते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे ये टाइम काफ़ी रिड्यूस हुआ है एआई के थ्रू। ठीक है, टारगेट ऑप्टिमाइजेशन, लीड्स को आइडेंटिफाई करना, उसमें आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। जैसे कोविड की वैक्सीन आई थी तो उसमें काफ़ी लिमिटेड टाइम में जो है वो वैक्सीन्स को बनाया गया था। तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। बट इन जनरल जो है वो इतना टाइम 12 टू 15 ईयर्स जो है वो लगते हैं नए ड्रग को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है? सो इट इज थेरापेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन, टीजीए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ ड्रग रेगुलेशन। ड्रग रेगुलेशन के लिए इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी नहीं है? सो इट इज सी डी एस सी ओ, जो कि आपके इंडिया में है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी ऑफ द ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी इन इंडिया इज। इंडिया में ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के लिए कंट्रोल लेबोरेटरी सबसे पुरानी कौन सी है? तो दिस वन इज सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी कोलकाता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म 11 लाइसेंस इज इशूड फॉर। तो जो फॉर्म 11 लाइसेंस हैं वो किसके लिए इशू होते हैं? सो दे आर इशूड फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड एट। जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन हेडक्वार्टर्स हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है? सो इंडियन आईपीसी हेडक्वार्टर आर लोकेटेड इन गाजियाबाद। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एफडीए इंडिया ऑफिस इज। सो एफडीए इंडिया ऑफिस का ऑब्जेक्टिव क्या है? सो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर द सेफ्टी, क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस of medical products and food produced in India for export to the US. So यहाँ पे आपका ऑप्शन A is correct. Then next question है, which of the following is a responsibility of state authority of CDSCO? CDSCO की जो state authority की responsibility है वो क्या रहेगी? So its responsibility is to regulation of manufacture, sale and distribution of drugs. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एक्टिविटी रिलेटेड टू फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस के रिलेटेड एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी है। सो इट फार्माकोविजिलेंस बेसिकली डील्स विद द डिटेक्शन, मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट विद फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an application for grant or renewal of a loan license to manufacture drugs other than the scheduled C, C1 and C drugs is done in। so ये आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका फॉर्म नंबर 24A के थ्रू होता है। so यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बिकम अ पार्टी टू द ट्रिप्स एग्रीमेंट। इंडिया जो है वो ट्रिप्स एग्रीमेंट के लिए पार्टी बनी थी, कब बनी थी? सबसे पहले ट्रिप्स देख लेते हैं, ट्रिप्स क्या है? सो ट्रिप्स इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या रहेगा? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसको आप गूगल चेक करेंगे, आपको फुल फॉर्म मिल जाएगी, यहीं पे आप लिख सकते हैं सुन करके। सो ये आपका इंडिया इसमें पार्टी बनी थी इन 1995। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ पेटेंट इज वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम द। तो जो पेटेंट का टर्म है वो वैलिड रहता है 20 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ इज सिचुएटेड एट। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे सिचुएटेड है? तो हेडक्वार्टर्स आर सिचुएटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लेबर वेलफेयर MHLW इज द रेगुलेटरी बॉडी। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लेबर वेलफेयर ये कहाँ की रेगुलेटरी बॉडी है? सो इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ जापान। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट। ये सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? सो इट इज लोकेटेड एट कसोली। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रग्स एंड देयर एसोसिएटेड IPR इज अवेलेबल। सो जो आपके अप्रूव्ड ड्रग्स हैं and उनके एसोसिएटेड IPRs हैं, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? सो दे आर अवेलेबल इन ऑरेंज बुक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिलेवेंट रेगुलेटरी बॉडी इन USFDA फॉर अप्रूवल ऑफ ड्रग्स। रिलेवेंट रेगुलेटरी बॉडी आइडेंटिफाई करनी है USFDA में ड्रग्स की अप्रूवल के लिए। तो दिस रेगुलेटरी बॉडी इज CDER, जो कि आपका रहेगा सेंटर फॉर ड्रग इवेल्यूशन एंड रिसर्च। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन US द ऑर्फन ड्रग एक्सक्लूसिवली लास्ट फॉर डैश ईयर्स। US में जो ऑर्फन ड्रग्स हैं यहाँ के एक्सक्लूसिव रहते हैं फॉर 7 ईयर्स। हमने ये क्वेश्चन देख भी लिया है पहले। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO इज लोकेटेड एट। WTO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगेन रिपीट हुआ है। सो इट इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म वीपो स्टैंड फॉर। वीपो टर्म की फुल फॉर्म क्या है? तो वीपो स्टैंड फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फार्माकोविजिलेंस द टर्म ADR स्टैंड फॉर। फार्माकोविजिलेंस में ADR की फुल फॉर्म क्या है? तो ADR स्टैंड फॉर एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ में हमने 49 MCQ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सो इसमें आपके मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर अप हो चुके हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।